नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो आपके समक्ष कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी रानी पद्मिनी की कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही दयालु राजा था। उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां लड़का अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। भाभी ने इसे अपना अपमान समझा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा कि तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ और रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया। राजकुमार बोला कि ठीक है, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं लेके आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के अहंकार के कारण उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान ना था। रास्ता बड़ा दुभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, न जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात कहकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, परंतु राजकुमार अपने हठ पर अड़ा रहा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती हैं, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है। उनके किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश पाना असंभव है। वजीर के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले। किंतु राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहाँ कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा कि मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुककर आगे और कहीं रुकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद सुनकर राजकुमार हंस पड़े। वह बोले कि तुम बड़े डरपोक हो। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कि यहाँ कितना हरा भरा सुंदर बाग है। वजीर के लड़के ने कहा कि आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में चला गया। ज्यों ही वो अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के की ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। यह क्या हो गया है? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पर ठहरना मुनासिब नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा कि वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हमें क्या करना है। वजीर का लड़का बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं और देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े पेड़ से बांधकर वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इधर राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का बेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी।
उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वो पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा, तभी इधर उधर कई परियां आ गईं। उनके हाथ में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वो आंखें गड़ाकर देखने लगी कि आगे वो परियां क्या करती हैं। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गई। उनके हाथ में कीमती कालीन थे। देखते देखते वो कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या कि वो सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक और दूध जैसे फव्वारे चलने लगे। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। अब वो दोनों असमंजस में डूब गए, उस दृश्यावली को देख रहे थे। तभी आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने इस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या ही हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला उड़ा आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने ओठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया। बड़े आदर भाव से उस सिंहासन पर आसीन कर दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लाओ। जो आज्ञा, कहकर वह परी वहां से चल पड़ी। उसी ओर आने लगी जहां पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे थे। दोनों की जान सूख गई। वो अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उस पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा कि जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा कि आओ, यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसके बैठने की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों, यह क्यों नहीं हो सकता? राजकुमार ने कहा कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े तरल स्वर में कहा कि ओह, ये बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली तुम सिंघल द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा कि क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी। हंसते हंसते बोली कि तुम बड़े भोले हो। अरे वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा।
राजकुमार ने हैरान होकर कहा। तब राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन कर रहोगे तब तक तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। राजकुमारी ने एक अंगूठी उसे दे दी और कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वो भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ पर से उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया, दोनों फाटक से बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा कि यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और होशियार रहना चाहिए। वो लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे। आसमान में काले काले बादल घिराए, खूब जोर की वर्षा होने लगी। वो एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आया। वह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े जोर की फुफकार मारकर वह राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने मयान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी पड़ रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नजारा देखते रहा। सोचने लगा कि बैठे ठाले राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। वह बड़ा हट्टी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था और न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहे। इधर पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा। बोला, बड़ी जोर की नींद आ गई। अगर तुम जागते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं खत्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। वहां वो रुक गए, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया और फिर आगे के लिए चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सोचता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना हंसी खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुसे। जैसा बताया था वैसा ही उन्होंने उसे पाया। अंधियारी रात का सा अंधेरा फैला था। आगे आगे राजकुमार और वजीर का लड़का पीछे पीछे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी। पक्षी कलवर कर रहे थे। वो लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था।
क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आती है तो कायर भी सूरबीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ, घोड़े पर से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं पर ढेर हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वो उतने खूंखार नहीं थे। घोड़े को देखकर रास्ते से हट गए। वो लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नीलगाय, भैंसे, शेर, चीते इधर उधर विचरण करने लगते हैं। पर वहां तो रात दिन एक सा था। उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यही कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में एक कुआं था। उसमें पानी लेकर स्नान किया और ताजा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। आज की रात मैं खूब सोऊंगा और आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने उसे घेर लिया। वह सो गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंख मलता राजकुमार उठा और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोला कि मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं आया, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। तैयार होकर वो फिर आगे बढ़े। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था। परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। हो ना हो ये वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलें, बस्ती में ना जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चले। नहीं, ये नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगरी में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध रह गया। बोला, वाह, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़े पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लाल लुप्तों में सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा। ऐसे घर, ऐसे महल और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। जब उस बुढ़िया का रोना रुका तो बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। ये माजरा क्या है। उसने बुढ़िया की बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। ज्यों ही वो अंदर घुसी कि
दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जा करके उसे कई बार खटखटाया पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हारकर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहाँ लाई थी? उसकी जगह ये सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी। बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारे बात बता दी। बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोला कि ठीक है, पर तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी की चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? पहले तो तुम सिंगल द्वीप पहुँच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुँच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। जब काले बाल को जलाओगे तो पिचासों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती का आभार मनाना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसे बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा। अब तुम मुझे जाने दो, मुझे भी साथ ले चलो। बड़ी शरारत भरी आवाज में युवती बोली, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बे में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी। बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढाढ़स बंधाया। बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। उसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। बोला कि मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वो दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वो खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वो लोग चलते गए।
रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते वो निर्भीघ्र बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वो वहीं ठहर जाए। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा कि हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोला कि यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है, तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़े को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हो। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। राजकुमार ने सारी जानकारी विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा बिहल हो आए, बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले कि मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए। लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। ये जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का बेटा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने कि आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे, ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुँच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी, उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वो लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया के भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वो उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा कि अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वो कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वो बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वो चलते गए। दिन चढ़ाया, सूरज सिर पर आ गया। तब वो एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था, मंद मंद पवन बह रहा था और रास्ता भी साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा कि देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, पवन रुकता नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगों से भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहीं रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगे। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव को जान लिया। उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वो बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया था, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठे थे। उनमें बातें होने लगी।
राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा कि मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली कि आप बीती कहूँ या पर बीती। तोते ने कहा कि अरे मैना, आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, कुछ पर बीती कहो। मैना बोली कि इस नगर के राजा की एक लड़की है, वह बड़ी सुंदर, बड़ी भली है और बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काट कर शरारत से कहा, तुम जैसे। मैना शर्मा गई, बोली कि तुम्हें हर घड़ी मजाक सोचता है। तोते ने कहा कि अच्छा, अपनी बात कहो। मैना बोली कि राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, पर वे ठीक नहीं होते। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही। मैना ने व्यथित स्वर में कहा कि राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटी का ब्याह कर देंगे। राजकुमारी को पाने की लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला कि राजकुमारी, बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है। रास्ता है? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाएं और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दें, वह रोग से छुटकारा पा जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला, पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य भी दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लाकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के ओठों पर लगा दिया। पानी का लगाना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह से लगाया तो उसने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा कि यह क्या चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा कि इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, ना यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरे पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।